Okay, so we are into the last lecture of electrostatics. Let's solve few more questions. Question number 134. An electric field E bar 4x I cap minus y square plus 1 j cap Newton per coulomb passes through the box shown in figure. The flux of the electric field through ABCD, BCGF are marked as phi1 and phi2 respectively. Is a printing mistake over here. Okay, respectively. The difference between phi1 minus phi2 is, तो बेसिकली ऐसा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है which is given by E बार वेक्टर फॉर्म में दिया है 4x I cap minus y square plus 1 j cap न्यूटन पर कूलम. ओके, एंड ऑल्सो आपको पूछा है, आपको ये भी बताया है कि ए बी सी डी जो साइड है, ए बी सी डी ये जो साइड है ऊपर का, यहां से जो फ्लक्स है दैट इज phi1 और बी सी जी एफ जो साइड है यहां से जो फ्लक्स है दैट इज phi2. डिफरेंस बिटवीन phi1 एंड phi2 पूछा है. फर्स्ट ऑफ ऑल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू शुड नो कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं. तो फ्लक्स का आपको फॉर्मूला पता है ई बार डॉट डी ए बार. ओके, सो आपको पता होना चाहिए दैट हियर फ्लक्स phi1 is integration E bar dot dA bar और I'll just say E bar dot dA bar. और ये आपका आने वाला है डायरेक्टली जीरो. क्यों जीरो आएगा? आई मीन ऑफ कोर्स हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व तो करके बताऊंगा ही, लेकिन जीरो क्यों आएगा वो भी समझ लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल E आपको दिया है. अब जब आप ए बी सी डी की बात कर रहे हो, साइड ए बी सी डी की बात कर रहे हो, तो फॉर साइड ए बी सी डी, तो फॉर साइड ए बी सी डी आपको याद होगा ए बार का डायरेक्शन हम हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेते हैं. यहाँ पे सरफेस क्या है? ए बी सी डी. इसको परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे, तो ये आपका आ गया ए बार. तो ये आ गया आपका डायरेक्शन ऑफ ए बार फॉर साइड ए बी सी डी. याद रखना किसी भी सरफेस का डायरेक्शन उसको परपेंडिकुलर लिया जाता है, नॉर्मल लिया जाता है. वेरी गुड. नाउ एरिया फाइंड करते आपको आएगा, बहुत इजी है. एरिया कैसे फाइंड करते हो? साइड का स्क्वायर. ओके, in any case that is not important. What is important is ये जो एरिया है ये z एक्सिस के डायरेक्शन में है. देखो z एक्सिस में पैरेलल है, मतलब ये k कैप है. मतलब एरिया जो वेक्टर आएगा इसमें k कैप आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है इसमें i कैप और j कैप है. तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एक टर्म में i कैप डॉट k कैप माइनस j कैप डॉट k कैप, बट i कैप डॉट k कैप और j कैप डॉट k कैप दोनों ही जीरो होते हैं, तो इसलिए जीरो. बट इन एनी केस मैं ये सॉल्व करके दूंगा. यू नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ए कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट डाउन एरिया ए. तो साइड निकाल लो. आई मीन ऑफ कोर्स यू शुड नो कि व्हाट इज द एरिया. तो ये आपको एरिया फाइंड करते आना चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो इफ यू सी दिस इज 0 पॉइंट, दिस इज 3 पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये 3 हो गया, राइट. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज 0, दिस इज 2, तो ये 3 into 2, दिस इज लाइक 6, है ना. तो एरिया इज 3 into 2 6. तो एरिया कैसे निकालते हैं? मैंने ये साइड निकाल लिया, ये साइड 3 है, ये साइड निकाल लिया, ये साइड 2 है, तो 3 into 2 6, तो दिस इज 6 k cap, 6 k cap, right. So therefore you will have flux phi1 as E bar dot A bar, मतलब 4x I cap minus y square plus 1 j cap dot
6k cap dot 6k cap. ओके, तो दिस इज इक्वल टू, अब जब आप सॉल्व करोगे वो तो जीरो ही है, मैंने बता दिया आपको, लेकिन फिर भी करके दिखाता हूं। तो 4x इंटू 6 आई कैप डॉट के कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6 जे कैप डॉट के कैप, तो 24x आई कैप डॉट के कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6 जे कैप डॉट के कैप, तो आई कैप डॉट के कैप जीरो, जे कैप डॉट कैप जे कैप जीरो, तो जीरो, तो जीरो, मतलब 5 1 is 0. Okay, flux through ABCD is 0. Now let us find out what is flux through this side BCGF, मतलब इस साइड से कितना फ्लक्स है वो देखते हैं। BCGF साइड से कितना, इस साइड से कितना फ्लक्स है वो देखते हैं। तो सिमिलरली फॉर साइड BCGF, फॉर साइड BCGF, सबसे पहले आप निकाल लो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस साइड। तो यू सी हियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड BCGF, तो इसका एरिया फाइंड करते आना चाहिए। तो ये साइड आपका 2 था, हमने पहले भी फाइंड किया है, ये 2 था, राइट, एंड देन ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो 2 नाउ, ये जो साइड है ये भी 2 है, कैसे 2, ये 2 ये 0, राइट, तो z एक्सिस का डिफरेंस 2, मतलब ये साइड 2 और ये साइड भी 2, तो 2 into 2 4, तो एरिया फॉर दिस साइड इज 2 into 2 4, और डायरेक्शन क्या आएगा, ये जाएगा परपेंडिकुलर टू BCGF अलोंग x एक्सिस, मतलब डायरेक्शन आएगा 4i कैप अलोंग x एक्सिस है इसके लिए। Therefore flux phi2 is equal to E bar dot A bar, और E bar आपको पता ही है, you already know this, okay, dot A bar, dot A bar, dot A bar, A bar आपके पास आया 4i cap, so you have 4i cap, okay, right, so this is 4 into 4 16 x I cap dot I cap minus 4y square plus 1 j cap dot I cap, but j cap dot I cap is actually 0, you should know this, क्योंकि I, J और K म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो j cap dot I cap will be 0, so you will only have 16x I cap dot I cap is 1, तो 16x, right, but you see अगर आप देखोगे ये जो साइड है BCGF, ये x इक्वल टू 3 पे है, राइट, तो x के 3 डालेंगे तो यू विल गेट, बट आई कैन से, बट साइड BCGF is at x equal to 3, therefore flux phi2 is equal to 16 into 3, that is 48, तो आपके पास आ गया 48, ओके, दिस इज व्हाट यू हैव। यूनिट्स में लिख नहीं रहा हूं, यू कैन जस्ट राइट डाउन यूनिट्स, ऐसा यूनिट ही है। देयरफॉर phi1 minus phi2, मतलब फ्लक्स थ्रू ABCD एंड फ्लक्स थ्रू BCGF का सब्ट्रैक्शन 0 minus 48, तो दिस इज minus 48, तो ये आपको आ जाएगा आंसर -48। अब ये दिया नहीं है तो आई जस्ट राइट डाउन -48। तो क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, जेई 2020 का क्वेश्चन है ये। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, आपको दो साइड्स बताए हैं, ए बी सी डी, इस साइड से फ्लक्स phi1 है, BCGF से phi2 है, दोनों का डिफरेंस पूछा है। phi1 तो 0 आएगा, 0 क्यों आएगा, क्योंकि फ्लक्स का डेफिनेशन ही ये है कि हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक लाइन, हाउ मच नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ गिवन एरिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही आपका XY प्लेन में, तो वो ABCD को परपेंडिकुलर जाएगा कैसे,
हाउ डू आई नो? बिकॉज यहाँ पे आई कैप और जे कैप है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है, और एरिया जो हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं वो नॉर्मल टू द एरिया मतलब जेड के डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो उस एरिया को परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस होने नहीं वाले, मतलब फ्लक्स विल बी जीरो। तो फाई वन इज जीरो। तो फाई टू फाइंड करो, और फाई टू कैसे फाइंड करते हैं ऑलरेडी टोल्ड यू, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो एंड वी आर डन। ओके, ऑलराइट, सो अगेन आई एम टेकिंग सम मिक्स्ड बैग ऑफ क्वेश्चंस, तो थोड़े से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे अब। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज, सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यू सी ये तीन 3C और 3C दीज आर इन सीरीज। ओके, तो ये जो तीन 3C है दीज आर इन सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन इनका क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट दैट। सो 3C 3C and 3C are in series, are in series. Okay, therefore you can write down series combination. Series combination is 1 by CS equal to 1 upon 3C plus 1 upon 3C plus 1 upon 3C। वैसे तो आपको पता ही है, जब सारे के सारे सेम वैल्यू के कैपेसिटर सीरीज में हो तो डायरेक्टली CS इज C value which is 3C by number of capacitors, so 3C by 3 that is C. This is all already you know। इसका मतलब आप ये 3C हटा के एक सिंगल C लिख सकते हो, फिर वो C और नीचे का C पैरेलल में होगा। Now CS and C are in parallel, are in parallel, therefore you will get equivalent figure as like this। ये एक C, ये एक C between A and B। Okay, therefore you will have finally between A and B C plus C, that is 2C। So answer option number B। Okay, good, easy question। Then agla question, 4 metallic plates each with a surface area of one side A are placed at a distance D from each other। The two outer plates are connected to one point A and the other two inner plates are connected to another point B as shown in figure। The capacitance of the system is। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव समथिंग लाइक दिस। ये एक प्लेट है, आउटर प्लेट है, ये एक आउटर प्लेट है। इन दोनों आउटर प्लेट्स को हमने कनेक्ट किया है टू पॉइंट ए। अब अगर आप इसको ऐसा भी ड्रॉ करोगे तो कोई इशू नहीं है, ऊपर का डायग्राम और नीचे का डायग्राम इज द सेम, इज एग्जैक्टली द सेम। तो यू डोंट हैव टू वरी कि अरे ये गलत है। सिर्फ ऐसा क्यों करते हैं, आई टेल यू, सिर्फ ऐसा क्यों करते हैं। अभी बोला है कि सारे प्लेट्स का एरिया सेम है, तो वो प्रॉपरली हम समझ पाए इसलिए इसको ऐसा ज्वाइन कर देते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। Do something like this। Okay, ऐसा है सिर्फ एरिया ऑफ प्लेट। अगर मैं स्ट्रेट लाइन डाल देता, अगर मैं ऐसा कर देता तो ये ज्वाइंट दिख जाते ना इसके लिए, तो डोंट वरी अबाउट दैट, द सेम थिंग। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। नाउ ऐसे क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर देयर एंड हाउ आर दे कनेक्टेड। नाउ इफ यू सी दिस इज, मैं इसको
नंबर देता हूं, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4। अब 1 और 2 प्लेट के बीच में आपका एक कैपेसिटर बनेगा C1। 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये कॉमन को ज्वाइंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, कैपेसिटर बनते वक्त हमने दो प्लेट्स को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया था, ना कि हमने उन दोनों प्लेट्स को शॉर्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये 2 और 3 नंबर प्लेट्स, दे आर शॉर्टेड, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो दैट डजंट मेक अप अ कैपेसिटर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। कैपेसिटर basically is made up of two plates and these two plates have to be separated. आप directly connect कर दोगे तो that becomes a single plate, single capacitor, single conductor. तो you need to understand this. यहाँ पे बनेगा second capacitor C2। तो दो ही कैपेसिटर बनेंगे, that is important, that is what you need to know. Okay, तो अब एक कैपेसिटर बिटवीन 1 एंड 2, दूसरा बिटवीन 3 एंड 4, और दोनों के दोनों देखो 1 ये ए को जा रहा है, 2 ये बी को जा रहा है, सिमिलरली 4 ये ए को जा रहा है और 3 ये बी को जा रहा है। ओके, तो C1 और C2 दोनों के दोनों ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। तो प्लेट नंबर 1 is coming from A and plate number 2 is going to B. ओके, तो ये ऐसा आएगा आपका प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 1, प्लेट 2, एंड दिस इज प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4। प्लेट 1 एंड 3 है ना, यू हैव टू सी प्लेट नंबर 1 एंड 4 एक्चुअली, नॉट 1 एंड 3, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूं, 4 एंड 3। प्लेट नंबर 4 ये ए से कनेक्टेड है, प्लेट नंबर 1 भी ए से कनेक्टेड है। तो प्लेट 1 एंड 4 दे आर coming from A. Similarly, plate number 2 and 3 they are coming from B. तो ये A और ये B ऐसा है। This is what you need to know, right? तो ऐसा है। तो now आपको बोला है सारे प्लेट्स का एरिया सेम और दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेट्स में डिस्टेंस T। आपको जनरल फॉर्मूला पता है कि C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 बाई डी, लेकिन K तो 1 है क्योंकि एयर है, ऐसा तो बोला नहीं कि यहाँ पे कुछ और फील्ड है। इसका मतलब प्लेट C1 सॉरी कैपेसिटर C1 विल बी A एप्सिलॉन 0 बाई डी। सिमिलरली कैपेसिटर C2 विल आल्सो बी A एप्सिलॉन 0 बाई डी, right? Or as you know, C1 and C2 are connected parallelly, right? So C1 and C2 are in parallel, और पैरेलल में आपको पता है इक्विवेलेंट होता है जस्ट एडिशन। तो C1 प्लस C2 दैट इज A एप्सिलॉन 0 बाय D प्लस A एप्सिलॉन 0 बाय D, मतलब 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन 0 बाय D। तो ये आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। This is how you are supposed to solve. Question is extremely simple. All you have to do is to identify कि कितने कैपेसिटर कौन सा प्लेट कहां पे कनेक्टेड है। That's it. अगला क्वेश्चन सेम लाइंस पे ये क्वेश्चन है। तो यहां पे इन दिस क्वेश्चन द अरेंजमेंट इज समथिंग लाइक दिस। ये एक प्लेट है आपके पास, ओके, देन यू हैव another plate which is going to A, then you have a plate over here, and then you have another plate which is connected to B. So ऐसा है ये, so it is something like this, okay? तो this is A, this is B. अब मैं अगर इसको वापस को प्लेट को नंबर देता हूं, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, यहां पे दिस केस इज डिफरेंट देन दिस वन। कैसे? क्योंकि जो पिछला केस था उसमें दो दो प्लेट्स, दो आउटर दो इनर कनेक्टेड थे,
यहाँ पे ऐसा नहीं है, ओके, यहाँ पे इट इज नॉट लाइक दैट। तो इन दिस केस टोटल कैपिटल कितने बनेंगे, प्लेट 1 और 2 में एक, 2 और 3 में दूसरा, 3 और 4 में तीसरा, राइट, करेक्ट। एंड देन यू हैव टू सी कि हाउ दे आर कनेक्टेड। तो व्हाट आई विल डू इज, तीन कैपेसिटर है ना, तो सबसे पहला काम क्या करना, जब तीन कैपेसिटर तो पहले तीन कैपेसिटर ड्रॉ कर लो और उसमें से कौन से दो पैरेलल में है वो आइडेंटिफाई कर लो। अब इफ यू सी, यू हैव टू बेसिकली आइडेंटिफाई कि कौन से दो पैरेलल में है। कैसे करोगे, देखो ये 2 नंबर का प्लेट तो 1 और 3 के बीच में कॉमन है, मतलब ये जो ऊपर के दो कैपेसिटर बन रहे हैं, वन इज दिस वन, अदर इज दिस वन, तो ये एक कैपेसिटर हो गया, ये एक कैपेसिटर हो गया। प्लेट 2 तो कॉमन है, दोनों में प्लेट 2 कॉमन है, तो दोनों में अगर प्लेट 2 कॉमन है तो पहले मैं कॉमन प्लेट्स के बारे में सोच लूंगा, और 2 प्लेट जो ये कॉमन है ये ए को जा रहा है, मतलब व्हाट आई विल डू इज, हम लोग पहले यहां से 2 प्लेट कॉमन था, कॉमन कर लिया, तो ये हो गया कॉमन, और ये जा रहा है ए को, तो इट इज गोइंग टू ए, ऐसा है। अब 2 और 1 में एक कैपेसिटर, 2 और 3 में एक कैपेसिटर, ऐसा है, बराबर। अब 3 प्लेट भी कॉमन है बिटवीन 2 एंड 3, जो 3 नंबर का प्लेट है ये 2 और 3 में कॉमन है, राइट। 3 नंबर का प्लेट 2 एंड 4 में कॉमन है, सॉरी। तो ये जो 3 नंबर का प्लेट है इट इज बिटवीन 2 एंड 4, तो C4 C3 कैपेसिटर में और C2 कैपेसिटर में 3 नंबर का प्लेट कॉमन रहेगा। तो ये आपका पहला कैपेसिटर था C1, ये था दूसरा कैपेसिटर C2। C3 कैपेसिटर और C2 कैपेसिटर में 3 नंबर का प्लेट कॉमन है, तो 3 नंबर का प्लेट कॉमन कर देते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज दिस, ये मैंने कर दिया 3 नंबर का प्लेट कॉमन, ओके। तो ये आ गया आपका 4 नंबर का प्लेट, तो ये आपका बन गया एक कैपेसिटर यहाँ पे, राइट। नाउ अगर आपका ध्यान है अच्छे से, तो 1 और 3 नंबर का प्लेट को ज्वाइन किया गया है, तो 1 और 3 नंबर के प्लेट को ज्वाइन किया गया है, तो 1 और 3 नंबर के प्लेट को ज्वाइन किया गया है, तो इट इज समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे है बी टर्मिनल, तो हो गया सिंप्लीफाई, ये हो गया C3। नाउ ऑफ कोर्स जैसे मैंने लास्ट केस में बताया वैसे अभी भी C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू A इप्सिलॉन 0/d, क्योंकि सारे प्लेट्स का एरिया सेम था, सारे प्लेट्स में डिस्टेंस भी सेम था, राइट। अब सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से पैरेलल में, कौन कौन से सीरीज में। तो ऑब्वियसली ये दोनों C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन CP करना पड़ेगा। सो नाउ you can say C1 and C2 are in parallel, okay, therefore you will have CP is equal to C1 plus C2। इसको मैं फॉर द टाइम बिंग C बोल के रखता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे हमारे। तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज, इसको मैं C लिख रहा हूँ, तो इट इज C प्लस C, दैट इज 2C। ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन C3 के साथ सीरीज में है। नाउ CP is in series with C3. Therefore, finally equivalent between A and B is CP into C3 upon CP plus C3। CP आपके पास 2C आया, ये C3C है। इफ यू रिमेंबर मैंने पिछले पेज पे लिखा है, तो ये आ गया 2C plus C। So this is 2C square upon 3C, cancel and cancel। तो therefore you will have CAB as 2C/3, and therefore you will have CAB equal to 2/3
C was A epsilon 0 by D. तो 2/3 A epsilon 0 by D आपको आंसर में मिलना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। मैं वापस बता देता हूं, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस नाउ। सो द आइडिया हियर इज कि आपके पास यहाँ पे भी 4 प्लेट्स है, तो पहले तो प्लेट्स को नंबर दे दो। 2 नंबर प्लेट ये 1 और 3 में कॉमन है, और 3 नंबर प्लेट ये 2 और 4 में कॉमन है। टोटल 3 कैपेसिटर बनेंगे, एक 1 और 2 में, एक 2 और 3 में, एक 3 और 4 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 प्लेट्स को कॉमन रख दिया, और ये 2 प्लेट्स ए से आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे ये कनेक्शन बता दिया कि ये ए से आ रहा है, ये लाइक दिस। ओके, देन जो 2 प्लेट है वो 1 में और 3 में कॉमन है, तो एक प्लेट 1, एक प्लेट 3। ओके, 1 और 3 प्लेट्स कनेक्टेड है, 1 और 3 प्लेट्स कनेक्टेड है, तो 1 और 3 प्लेट्स कनेक्टेड है लाइक दिस। 3 और 4 में एक कैपेसिटर है, तो ये प्लेट नंबर 3 आ गया, ये 4 आ गया, कैपेसिटर बन गया यहाँ पे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट। फिर C1 C2 कैपेसिटर दे आर इन पैरेलल, तो इसका पहले इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अब ये जो C1 और C2 पैरेलल में है, इसका जो इक्विवेलेंट है CP, ये सीरीज में है C3 के साथ, राइट। तो इसको सॉल्व करते जाओ एंड यू विल हैव योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। In question number 19, you have 2 parallel plate of area A separated by 2 different dielectrics as shown in figure. The net capacitance is, this is a joke, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब डिस्टेंस का डिवीजन हो, ये d को आपने d/2 किया है, तो these two are in series. So there are 2 capacitors, एक C1 एक C2 and they are in series. तो here जनरल फॉर्मूला आपको पता है, K A epsilon 0 by D होता है जनरल फॉर्मूला। C1 is equal to K1 A epsilon 0 by D1। ओके, K1 1 है, A epsilon 0 by D1 is D/2। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा C1 equal to 2 A epsilon 0 by D। Similarly, C2 will be K2 A epsilon 0 by D2। K2 is 2, A epsilon 0 by D2 is D/2, तो ये आ जाएगा 4 A epsilon 0 by D। Okay, now you can say is C1 and C2 are in parallel, sorry in series, are in series, therefore equivalent capacitance। अब देखो क्या होता है ना, I will just call this as, let us say ये जो है आपका C2, this is 4 times of A epsilon 0 by D। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, I could have written it like this, 2 into 2 ऐसा, that is 2 times of C1। so C2 is 2 times of C1, क्योंकि सीरीज में जब होते हैं तो आपको पता है C1 into C2 upon C1 plus C2 ऐसा आता है। ओके, तो C1 and C2 is 2 times of C1 upon C1 plus 2 times of C1, therefore C equivalent is 2 C1 square upon 3 C1, so that is 2/3 C1, therefore you have C equivalent as 2/3 times of C1। C1 is 2 A epsilon 0 by D, तो ये आपको मिल जाएगा टोटल 4/3 A epsilon 0 by D, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी, राइट। नाउ डू वी हैव टू कीप डूइंग दिस ऑलवेज? थोड़ा लेंदी मेथड है, तो लेट्स मेक अ ट्रिक, लेट्स यूज अ फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्विकली। तो देयर इज alternate method number 2 which can be done with the help of a formula। तो मैं बता देता हूं वो कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स फुल फ्लेज मेथड आपको पता होनी चाहिए, इसमें नो डाउट, बट
एक बार आपको फुल फ्लेज मेथड समझ में आ गया तो आपको ट्रिक्स भी पता होने चाहिए. सो दिस इज मेथड नंबर 1 एंड इन मेथड नंबर 2 अगर आपके पास दो कैपेसिटर सीरीज में आ रहे हैं तो उसके लिए डायरेक्टली आप लिख सकते हो A इप्सिलॉन 0 अपॉन T1 by K1 plus T2 by K2, where T1 and T2 is thickness of the dielectric slab, K is dielectric constant of course. तो T1 इक्वल टू T2 ये दोनों के दोनों D/2 है हमारे केस में, और K1 1 है, K2 2 है, K1 1 है, K2 2 है. If I am not wrong, let's verify. Yes, correct. So therefore C will be directly A epsilon 0 upon T1, that is D/2, K1 is 1, D/2, K2 is 2. तो ये 2 into 2 4 हो गया, राइट. तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से D/2 कॉमन ही निकाल लेता हूं, 1 प्लस हाफ बचेगा, राइट. तो दिस विल बी 2A epsilon 0 अपॉन D 3/2. ये 2 भी ऊपर जाएगा तो 4A epsilon 0 by 3D, राइट. तो ऐसा भी सॉल्व होता है. अगर आपके पास ऐसा कंडीशन है, दो प्लेट्स है, उसमें फिर आपने और दो प्लेट्स इंसर्ट कर दिए, ये D/3, ये D/3, ये D/3, ऐसा अगर कर दिया आपने, टोटल डिस्टेंस जो है वो आपने ऐसा डिवाइड किया है, तो देन इन दैट केस ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर बन गया. तो इक्विवेलेंट विल बी T3 by K3. So this formula you should know and this is simple. This is for series combination of capacitors, right? तो दूसरा मेथड भी आपको पता होना चाहिए. So you see answer is the same, no difference at all. अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग एंड सिंपल. तो मैं इसको ओरली भी बताऊंगा, तो इसको बड़ा रख लेते हैं. देखो क्या है इस क्वेश्चन में, ये 2C कैपेसिटर्स पैरेलल में है, ये 3C पैरेलल में है, ये वापस 2C पैरेलल में है, राइट. तो C और C पैरेलल में मतलब 2C क्योंकि एडिशन होता है, करेक्ट. आपको पूछा है कि P और Q में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा अगर हर एक कैपेसिटर की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है, राइट. फिर ये जो है ये 3C है, फिर ये जो है ये 2C है वापस से. मतलब फाइनली व्हाट यू हैव इज, आपको अल्टीमेटली मिल क्या रहा है, आपको अल्टीमेटली मिल रहा है P और Q के बीच में 5 कैपेसिटर, 1 2 3 4 और 5. तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग दिस, ओके. तो ये एक मिलेगा यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा है. ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है. C 2C 3C 2C C, all these are in series now. So therefore equivalent between this, if you remember, आप क्या कर सकते हो, 1 upon C is 1 upon C1, that is C plus 2C plus 3C plus 1 upon 2C plus 1 upon C. तो अब ऐसा है 1/C दो बार मतलब 2/C, राइट. 1/2C दो बार मतलब 2/2C प्लस 1/3C, राइट. तो ये आपका आ गया अल्टीमेटली. सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. तीसरा में और भी एक चीज है, यू हैव टू नो. तो ऐसा भी कर सकते हो, आई टेल यू. तो दिस इज 2/C प्लस ये 2 कैंसिल 1/C प्लस 1/3C. तो ये आ गया आपका 3/C, 2/C प्लस 1/C 3/C, ओके. 1/3C. आप इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 9C प्लस C अपॉन 3C स्क्वायर. तो 1 upon C PQ. So therefore
सी पी क्यू इज इक्वल टू 3c² अपॉन 10c, तो 3c/10, 3c/10। सी की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड बोली है, आपको बोला है क्या हर एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड का है? यस, ऐसा बोला है कि हर एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड का है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यू डालनी है। 3 into 3 microfarad by 10, so this is basically 9/10 microfarad. 9/10 is 0.9, so 0.9 microfarad. Option number C is the correct answer, right? So this is how you are supposed to solve. ऐसा आप इसको solve कर सकते हो, quite easy. अच्छा क्वेश्चन था, easy क्वेश्चन था. So this is equal to 0.9 microfarad ultimately. Option number C. Okay. Next question. मैं इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेता हूं. ओके, तो रेशो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस बिटवीन P and Q इन द फॉलोइंग केसेस इज. तो आपके पास 3 केसेस है यहाँ पे. सो यू हैव बीन गिवन 3 केसेस. ओके, इन तीनों केसेस में P और Q में कैपेसिटेंस निकालो और उसका रेशो निकालो, ऐसा बोला है. तो पहला केस, केस 1, दिस इज केस 2, दिस इज केस 3. अब जब आप पहले केस पे फोकस करोगे तो व्हाट डू यू नोटिस? ये जो कैपेसिटेंस है C, ये P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच में है. कैसे? क्योंकि ये P के तरफ जा रहा है, ये Q की तरफ जा रहा है, राइट? उसके बाद ये लाइन यहाँ पे आई, मतलब P लाइन यहाँ पे आई, तो ये पॉइंट P हो गया और ये तो Q था ही, मतलब ये भी P और Q के बीच में है और ये भी P और Q के बीच में. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये पॉइंट P तो ये पॉइंट P तो ये पॉइंट भी P, ये Q तो यहाँ पे Q तो यहाँ पे भी Q. मतलब यू सी, दिस इज बिटवीन P एंड Q, दिस इज बिटवीन P एंड Q, दिस इज बिटवीन P एंड Q. मतलब दीज थ्री आर इन पैरेलल. तो जो फर्स्ट डायग्राम है, जो फर्स्ट केस है, डायग्राम है, उसमें आप ऐसा कर सकते हो. व्हाट यू कैन डू इज दिस. तो 1, 2 और 3. So you have something like this. Okay, तो ऐसा है, right? So this is simple thing. C, C and C between P and Q. तो of course तीनों parallel में है. तो in this case, पहले केस में you will be directly having 3C. Similarly, in case number 2 also, you see, ये P तो ये P तो ये भी P और ये भी P और ये भी P. तो ये भी P और Q के बीच में, ये भी P और Q के बीच में, ये भी P और Q के बीच में. तो ऑल आर बिटवीन P एंड Q. तो वो डायग्राम और ये डायग्राम एग्जैक्टली सेम होगा. So you will get exactly the same thing. Okay, so what I'll do is I'll just remove this. तो यहाँ पे भी you will get in number 2 exactly the same. Okay, तो C2 भी आपका 3C आएगा. अब आ जाते हैं थर्ड केस पे. ये लाइन P है, फिर ये P, यहाँ पे भी P, यहाँ पे भी P और यहाँ पे भी P. ये लाइन Q है, ये Q, ये Q, ये भी Q. मतलब दिस इज बिटवीन P एंड Q, दिस इज बिटवीन P एंड Q, दिस इज बिटवीन P एंड Q. मतलब यहाँ पे भी बेसिकली तीनों के तीनों कैपेसिटर्स दे आर अगेन बिटवीन P एंड Q. मतलब तीनों के तीनों आर बिटवीन P and Q, मतलब तीनों के तीनों are in parallel. So these all three are in parallel. Okay, तो parallel combination है यहाँ पे भी. So you can write this is third case. This is point Q. This is C3.
Therefore C1 is to C2 is to C3 is equal to 1 is to 1 is to 1, क्योंकि तीनों का वैल्यू ही सेम है तो रेशियोज ऑप्शन नंबर सी 1 is to 1 is to 1. This is how you are supposed to solve this particular question. ऐसा इसको solve करना है, right? Good. So one last question to end this chapter over here. End of the story of electrostatics. Now, an electric field which is given by 4i cap minus 3y square plus 2j cap pierces मतलब crosses, piercing करते हो ना आप, तो pierces, okay, pierces Gaussian cube of side 1 meter placed at origin such that its three sides represent x, y, z axis. तो सबसे पहले वो जो गॉसियन क्यूब है उसका देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं. अब क्यूब है तो पहले क्यूब ड्रॉ कर लेंगे. तो आई विल हैव अ क्यूब ओवर हियर. So what I will do is, just a minute, just to make sure that it looks like a cube. Okay. तो ये हो गया क्यूब का एक साइड, ये हो गया क्यूब का सेकंड साइड. ओके, तो ठीक है, इमेजिनेशन तो थोड़ा करना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट go ahead without imagination in any case. So just a minute. Okay, something like this. So you have a cube here. Okay, तो ये जो है this side over here is, अब इसको जो साइड है this is along x axis. ओके, तो ये क्वेश्चन में बोला है, वैसा क्वेश्चन में बोला है, if you read the question, such that its three sides represent x, y and z axis. तो ये जो तीन साइड है they are representing x, y and z axis, ऐसा आपको बोला है. ओके, तो this is important. So this is important. So this is x here. This is, let us say, z या y, जो भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता. This is z. Right? Net charge enclosed within the cube. अब देखो, the thing is, you have to be very sure about direction. मैंने पहले ही बताया आपको, आई कैप और जे कैप इलेक्ट्रिक फील्ड में आना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है. अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ दिखाओ या यहाँ दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट शुड बी इन एक्स वाई प्लेन. यू कैन नॉट शो इट लाइक दिस, यू कैन नॉट शो इट समवेयर एल्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में दिखाओ. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज व्हाट यू नीड टू शो. ऐसा आपको दिखाना है. ओके, राइट. नाउ इतना आपको समझ में आना चाहिए. अब बात ऐसी है, आपको नेट चार्ज पूछा है कितना. ओके, तो यू हैव टू अप्लाई गॉस लॉ. गॉस लॉ आपको अप्लाई करना पड़ेगा. अब गॉस लॉ अप्लाई करने के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E as you know. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आया और ऐसा बाहर भी जा रहा है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड is given by 4i cap, 4i cap
-3y² + 2j cap. Okay, y² + 2j cap. Pierce's Gaussian cube of 1 meter side placed at origin. Net charge enclosed. अब net flux आपको you know this. Flux phi is equal to charge enclosed by epsilon 0. But you also know that ये जो flux phi होता है ये E bar dot A bar होता है. E bar dot A bar होता है. हमने अभी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था. What you need to understand is आपको ये E bar dot A bar कैसे निकालना है, that is the most important thing. Okay, as I told you, अगर आप उस क्वेश्चन पे जाओगे वापस, this one, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था along, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था in the XY प्लेन, मतलब नीचे XY प्लेन में, और ये जो ABCD साइड था ये था परपेंडिकुलर. तो जो साइड इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होता है वहां से फ्लक्स पास नहीं होता. जो साइड इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड XY प्लेन में है. XY प्लेन को Z एक्सिस होता है परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ जो फ्लक्स है थ्रू दिस फ्रंट फेस वो छोड़ देना, वो आप काउंट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट काउंट दैट क्योंकि दिस इज जीरो, बेसिकली फ्लक्स इज जीरो. तो अभी कौन से फेसेस बचे? एक होगा XY प्लेन का, मतलब दिस वन, यहां से कितना फ्लक्स जा रहा है, और एक होगा ये वाला. ओके, दिस इज XZ प्लेन. तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू, लेट्स से इसको मैं E1 बोल देता हूं. दिस इज लेट अस से E1. Just to say this is E1 component of electric field in this direction. दो मेथड से सॉल्व हो सकता है. मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये हेवी जाएगा बिकॉज, बट इट्स ओके व्हेन इट इज हेवी. दूसरा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यहाँ देखना पड़ेगा आपको, बिकॉज इमेजिनेशन करना ही यहाँ पे डिफिकल्ट है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ 3D स्ट्रक्चर ऑन अ 2-dimensional प्लेन. E2, तो ये E1 और E2 आपको फाइंड करना है, एंड देन E1 और E2 मिल गया तो फ्लक्स आपको मिल जाएगा. फ्लक्स कैसे फाइंड करते हो, यू ऑलरेडी नो हियर. एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया कैसे फाइंड करते हो? एरिया इज साइड क्यूब. अगर साइड A है तो सॉरी A², क्यूब है ना, क्यूब का हर साइड स्क्वायर होगा, और लेंथ दिया हुआ है, A की वैल्यू दी हुई है, A = 1 मीटर बोला है, तो एरिया तो फाइंड कर लोगे. एरिया तो फाइंड कर ही लिया आपने, एरिया यू हैव फाउंड आउट. व्हाट यू हैव टू डू इज, दो मेथड है, मैंने इसलिए बोला कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स करो, ये एक मेथड, या दूसरा मेथड बता देता हूं मैं आपको. व्हाट यू हैव टू डू इन द सेकंड मेथड, आई विल गिव इट सम नेम. A B C D E F G H. As I told you, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड XY प्लेन में है तो आपको सिर्फ Z एक्सिस का फ्लक्स नहीं निकालते आएगा, क्योंकि Z एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होगा. तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आप लोग कौन कौन सा एरिया से फ्लक्स देखोगे. एक तो ये ऊपर वाला, राइट, एंड देन द साइड फेसेस. फ्रंट एंड बैक नहीं देखोगे, तो यू विल सी व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू साइड फेस एंड टॉप एंड बॉटम. तो अगर मैं मान लेता हूं, मैं इसके एरिया को A1 मान लेता हूं, A1 बार. ओके, इसको A2 बार मान लेता हूं. एरिया तो निकाल ही सकते हो ना, निकाल के रखा है. तो A1 बार क्या आएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन हियर, इट इज J कैप.
क्योंकि इस सरफेस को नॉर्मल, तो A1 का जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग J कैप, दिस इज अलोंग J कैप, तो ये आ जाएगा 1 J कैप, राइट। ऐसा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली A2 विल बी अलोंग I कैप, 1 I कैप। A1 A2 मिल गया। E बार पता है, यू नो व्हाट इज E बार, करेक्ट। तो E बार dot A1 bar will give you flux through this. E bar dot A2 bar will give you flux through this. Total flux is the addition of these two, and this total flux phi is charge enclosed by epsilon 0. तो ऐसा solve करना है, and you have to get to the correct answer. So this question I am leaving half assignment for you, because इस टाइप का क्वेश्चन अभी अभी हमने सॉल्व किया था, we have solved it just today itself. So remaining part is homework for you. तो मैं स्टेप लिख देता हूं, ओके। फाइंड टोटल फ्लक्स, ओके, एंड अप्लाई गॉस लॉ। ऊपर लिखा भी है फॉर्मूला, अप्लाई गॉस लॉ, मतलब चार्ज इनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू E बार डॉट A बार इंटू इप्सिलॉन 0। तो चार्ज में इप्सिलॉन 0 आएगा, है क्या ऑप्शन में हर जगह पे इप्सिलॉन 0 है? So this is what you need to know. Good. So this one is basically assignment for you, and according to my calculation, I am getting it option number B, 3 epsilon 0. So you should be getting the same answer. So this is assignment. थोड़ा खुद भी प्रैक्टिस करना चाहिए। इसका मतलब सिंपल बता देता हूँ, टोटल फ्लक्स 3 मिलेगा, इतना भी बता दिया, सिर्फ E बार डॉट A बार फाइंड करो, एंड दैट्स इट। So we'll stop here for today and for electrostatics.